अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा नियर वाशिंगटन। 4 सितंबर 2024 के इख्तिताम पे मेरे पास पाकिस्तानी अमेरिकन के हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। उस हवाले से मेरे पास कुछ ख़बर भी है, उसका एक एनालिसिस भी है, उसमें एक मशवरा भी है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट होगी ख़ास करके पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरास के लिए जो यूएस में हैं और कनाडा में हैं कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और इसके अंदर मैं जो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रहा हूँ उसकी नोट टेकिंग भी कर लें। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट ट्वीट जो मैंने किया है अब से कोई आधा घंटा पहले, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ज़ाहिर है इसको आखिर तक देखें, मेरी रिक्वेस्ट है। वैसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें, इसकी वीडियोस को शेयर करें, इसकी वीडियो को लाइक करें, इसके ऊपर डिबेट में हिस्सा लें। और आपको पता है कि गुज़श्ता 4-5 दिनों से तो चौधरी निज़ामुद्दीन साहब जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस हैं और हर वीडियो को कुचलने के लिए सैकड़ों लोग जो हैं वो लगे हुए हैं। अब आ जाते हैं कि बावजूद इसके कि मुझे बात तो करनी है प्रिंसिपली तौर पे कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के हवाले से क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और कैसे चौधरी निज़ामुद्दीन का सिस्टम और उनका जो पूरा एक ढांचा है वो पाकिस्तानी अमेरिकन की जो एफर्ट हुई है, जिसके नतीजे में हाउस रेजोल्यूशन 901 आया था जिसमें पाकिस्तान में इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी डिमांड की गई, ह्यूमन राइट रूल ऑफ लॉ डिमांड किया गया। उस तमाम एफर्ट को कमज़ोर करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को नाकाम बनाने के लिए इस वक्त चौधरी निज़ामुद्दीन जो हैं वो किस तरह की कोशिश कर रहे हैं, ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर। लेकिन जैसे कहते हैं अंग्रेज़ी में कि चैरिटी बिगिनस एट होम, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक मुहावरा और ईडियम है, इसे अपने पल्ले बांध लें, इसकी बड़ी अहमियत है। तो पहले चूँकि चैरिटी बिगिनस एट होम, तो शुरू में थोड़ा सा पाकिस्तान के हालात के ऊपर हम नज़र दौड़ा लें, जहाँ पर बलूचिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से, अख्तर मैंगल साहब के हवाले से खासी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और यस, 8 सितंबर 2024 की जो रैली है उसके हवाले से भी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। अब चलें बलूचिस्तान की तरफ, जहाँ बलूचिस्तान के हवाले से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग की, उसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस टॉक हुई। उस प्रेस टॉक को लीड किया, उसमें प्रिंसिपली तौर पे तो लीडर उनके जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, लेकिन यहाँ खासी बड़ी प्रेजेंस थी। महमूद खान अचकज़ई साहब के साथ यहाँ पर असद कैसर साहब मौजूद थे, यहाँ पर रऊफ़ हसन साहब मौजूद थे, यहाँ अलामा राजा नासिर अब्बास साहब जो मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के वो वहाँ पे मौजूद थे, यहाँ पर हामिद रज़ा साहब मौजूद थे, यहाँ पर लतीफ़ खोसा साहब मौजूद थे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हुकूमत से ये डिमांड किया गया कि बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन को देखने के लिए उसके ऊपर एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जो है उसे मुनक्कद किया जाए, बुलाया जाए APC को। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले 25 और 26 तारीख को जब मैंने अपना वीलॉग किया था, जब BLA ने एक खौफनाक हमला किया जिसमें एक ही रात में 50 से 100 के करीब पाकिस्तान की फ़ौज के सिपाही जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं और उसके अलावा सिविलियंस को भी कत्ल किया गया। 100 के करीब, कम अज़ कम भी 100 लोग जो हैं इस दहशतगर्दी के हमले में मारे गए। तो मैंने उस वक्त कहा था कि ये ज़रूरत है कि एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और अपोजिशन की जमातें जो हैं, इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ आईन, ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है उसे इस एफर्ट को लीड करना चाहिए। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरी बात से वो इंस्पायर हुए हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस के प्रपोज़ल ने आज एक कंक्रीट शक्ल जो है वो इख्तियार कर ली गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया गया कि एक कमेटी बना दी गई है। ये कमेटी जो है इसमें हामिद रज़ा साहब, मेरे ख्याल इस कमेटी के अंदर असद कैसर साहब हैं, और असद कैसर साहब जो हैं उनके साथ कौन है मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, लेकिन असद कैसर और ये कमेटी जो है ये अयाज सादिक साहब के पास जाएगी और उनसे APC जो है उसको कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करेगी। महमूद खान अचकज़ई साहब ने ये क्लियर किया कि अगर हमें APC नहीं मिलती तो हम पूरे पाकिस्तान के अंदर जल्द से रैलीज़, जलूस और मूवमेंट लॉन्च करेंगे। ताहम उन्होंने कहा कि अगर हमें बलूचिस्तान पे एक APC ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस मिलती है तो हम इस किस्म की मूवमेंट जो है वो लॉन्च नहीं करेंगे। अच्छा, मेरा हंच ठीक था कि मैंने अब देख लिया अपने नोट्स को। जो कमेटी बनाई गई है उसमें लतीफ़ खोसा साहब हैं और उसके अंदर हामिद रज़ा साहब हैं, और ये कमेटी जो है इसमें असद कैसर साहब नहीं है। ये जो कमेटी है जिसमें हामिद रज़ा हैं और लतीफ़ खोसा हैं, ये कमेटी अयाज सादिक साहब के साथ कोऑर्डिनेट करेगी और APC को। इस स्टेज के ऊपर इन तमाम लीडरान का, ख़ास करके महमूद खान अचकज़ई साहब का जिनका अपना ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है,
उनको ये कहना था कि बलूचिस्तान की जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है उसको इस्लामाबाद में बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया जा रहा और यहाँ पर इस सारी सूरत हाल को एक मजाक समझा जा रहा है। यहाँ लोग कह कहे मारते फिर रहे हैं, हालांकि ये सूरत हाल जो है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और बहुत ज़्यादा नाजुक है। अपने पिछले वीलॉग में मैंने आपको इसका बताया था कि मुझे सोर्सेस से पता चला है कि पाकिस्तान के पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान जो अहम इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकर्स हैं, आप समझ सकते हैं वो कौन है, वो बलूचिस्तान के बारे में को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं है। वो समझते हैं ये हंकी डोरी किस्म की सिचुएशन है। अगर एक रात में 50 से 100 के दरमियान पाकिस्तान की फ़ौज के जूनियर अफसरान और सिपाही मारे भी जाएँ, जाम बहक हो भी जाएँ, उनके 14 के 14 SC के बेस कैंप के टावर्स के ऊपर हमला हो भी जाए, 40 जवान जो हैं वो लसबेला में मारे जाएं, 10 कच्छी में मारे जाएं, मुख्तलिफ जगहों पे और लोग मारे जाएं, 35 सिविलियन एक ही दिन में घायल हो जाएं, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनका ख्याल है कि ये रूटीन हंकी डोरी मैटर्स हैं। और जो मैंने आपको कहा था ना कि ये मुहावरा चैरिटी बिगिंस एट होम, इसको अपने पल्ले बांध लें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुहावरा है। वो अपने बारे में परेशान है, वो अपने बारे में फ़िक्रमंद है, वो इस चीज़ के बारे में फ़िक्रमंद है कि सोशल मीडिया पर उनके बारे में क्या प्रोपेगेंडा हो रहा है या लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह से सोशल मीडिया को और पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए मेरी तरह के नाचीज़ बेकार किस्म के जो वीलॉगर्स हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है। उनको रूटीन रोज़ाना का अपडेट चाहिए कि जो उन्होंने एक वेब मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है जिसके अंदर कोतों सौ किस्म की टीमें पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर के अंदर काम कर रही हैं, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या इन लोगों की आवाज़ को कुचल दिया गया है, दबा दिया गया है। जो एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट के ऊपर लीगल काम हो रहा है 4-5 लोगों को बरतानिया और अमेरिका से निकालने के लिए, उस पर जो है वो क्या प्रोग्रेस हुई है। तो बलूचिस्तान में क्या हो रहा है और KP में क्या हो रहा है, इसकी डिसीजन मेकर्स को बिल्कुल भी परवाह नहीं है। उनको अगर परवाह ये है कि पाकिस्तानी अमेरिकन जो कम्युनिटी है, जो कांग्रेस को लॉबी करती है, जिसने HR 901 पास करवा दिया, यहाँ से इनके लिए बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट है, उसे कैसे कंट्रोल करना है। सो पूरी दुनिया के अंदर जो पाकिस्तानी एम्बेसडर्स हैं, जो काउंसिल जनरल्स हैं और उनके जो डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, वो भी इसी काम में लगे हुए हैं। तो महमूद खान अचकज़ई जब ये कहते हैं कि इन्हें बलूचिस्तान के मामलात को ये सीरियसली नहीं ले रहे, तो यकीन मानिए ये कोई पॉलिटिकल रेटरिक नहीं है, ये एक बड़ी इन्फॉर्म्ड उन्होंने जजमेंट की बात की है कि बिल्कुल भी परवाह नहीं है, टोटल इनसेंसिटिविटी है। इस सूरत हाल में महमूद खान अचकज़ई साहब के कमेंट्स के अंदर मैं सिर्फ एक चीज़ ये ऐड करना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान की सिर्फ सिक्योरिटी की ही सिचुएशन जो है ना गुफ्तबे नहीं है। खाली सिक्योरिटी के लेंस से आपको बलूचिस्तान को नहीं देखना है, आपको बलूचिस्तान को देखना है उसके एक ह्यूमन लेंस से, एक इंसानियत के लेंस से, जहाँ हज़ारों मिसिंग पर्सनस भी हैं, जहाँ से डेड बॉडीज़ भी रिकवर होती हैं, जहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं किया गया है। चूँकि मैं बलूचिस्तान के ऊपर बहुत से लोगों से बात कर रहा हूँ, मुझे पता चला कि चूँकि NSC का अवार्ड पॉपुलेशन के हवाले से कि तनासब से दिया जाता है और बलूचिस्तान की आबादी तो 1.25 करोड़ या 1 करोड़ 30-40 लाख है, जिस वजह से इस तनासब से उसको जो NSC का अवार्ड मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट से, वो बहुत कम मिलता है, जबकि बाकी सूबों को पॉपुलेशन के हवाले से ज़्यादा मिलता है। इसलिए बलूचिस्तान के लिए आपको एक डिफरेंट किस्म की इकनॉमिक मैनेजमेंट की और इकनॉमिक डोनेशन की या इकनॉमिक इन्वेस्टमेंट की आपको ज़रूरत है। इसी तरह से CPEC के हवाले से भी जो बहुत सी तवक्कुआत थी बलूचिस्तान में कि एक इकनॉमिक आएगी, एक इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ सकेगी, जॉब क्रिएशन होगी, वो नहीं हो सका। उसमें बहुत कसूर जो है वो वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन का भी है, क्योंकि BLA के हमलों की वजह से। आप अगर मैं अभी इस वक्त मेरे पास एक वीडियो में आपको दिखाता हूँ, पुरानी वीडियो है, 6-7 साल पुरानी वीडियो है, क्योंकि वो जनरल असलम जिसका जिक्र किया जा रहा है, बलोच असलम बलोच का, वो तो मेरा ख्याल 2018-19 में मारे जा चुके हैं, तो उससे पहले की ये वीडियो है। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से BLA को हिंदुस्तान की एजेंसीज़ ने यूज़ किया है स्पेसिफिकली CPEC को इकनॉमिक प्रोग्रेस को टारगेट करने के लिए। तो सारा कसूर पाकिस्तान की रियासत ही का नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की रियासत की और सियासत की ये जिम्मेदारी है कि बलूचिस्तान के इन मसाइल का हल निकाले। मैं इसके हवाले से मज़ीद भी बात करूँगा, लेकिन कहना मेरा ये है कि बलूचिस्तान की सूरत हाल जो है उसको सिर्फ सिक्योरिटी लेंस से नहीं देखना है, उसको एक होलिस्टिक तरीके से देखने की स्टेज के ऊपर ज़रूरत है। और ये बड़ी पॉजिटिव बात है कि एक APC जो है उसकी डिमांड पर ये सारी जमातें जो है वो इकट्ठी हो गई। The motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. Baloch Liberation Army guarantees you that CPEC will fail miserably on Baloch land. A special unit in Majid Brigade has been formed, particularly to attack Chinese officials and installations in Balochistan. President Xi Jinping, you still have time to quit Balochistan, or you will witness a retaliation from Baloch sons and daughters. अच्छा, अब इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जहां पर महमूद खान अचकज़ई मौजूद थे, असद कैसर मौजूद थे, जहां बलूचिस्तान के हवाले से और APC के हवाले से बात की गई,
इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि यहाँ पे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रऊफ हसन साहब भी मौजूद थे। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक और लीडर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जनाब लतीफ़ खोसा साहब भी मौजूद थे और दोनों ने यहाँ पर बात की। लतीफ़ खोसा साहब ने ये कहा कि 22 अगस्त की जो हमारी रैली थी वो तो हमें मुबारक सानी केस की वजह से, और उसको भी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, उसकी वजह से हमें उसको डिले करनी पड़ गई, एक ऐसी सूरत हाल हो गई। लेकिन 8 सितंबर 2024 की जो रैली है वो हर सूरत होगी और वो किसी भी सूरत हम उससे पीछे जो है वो नहीं हटेंगे। रऊफ हसन साहब ने कहा कि ये रैली ज़रूर होगी 8 सितंबर की, खा इसके रास्ते में कितनी ही रुकावटें क्यों ना खड़ी की जाएं, हम उन रुकावटों को अबूर करके ये रैली करेंगे। अभी तक वैसे ये क्लियर नहीं है कि ये रैली अब तरनोल पे होनी है या संगजानी में होनी है, और जो लास्ट हमें इतलात हैं वो ये कि डिप्टी कमिश्नर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो टीम है उसके दरमियान में इसके हवाले से बातचीत और कोऑर्डिनेशन हो रही है। मैंने पिछले वीलॉग में बहुत आपको तफसील से बताया था कि जो कहानी कभी इस्लामाबाद में शुरू हुई थी डी चौक से, वो कहते हैं ना कि धीरे धीरे वो क्या पता नहीं क्या है कि पहले मेहरबां फिर जाने जहाँ बन गए, पता नहीं क्या होता था, पर मुझे इसका याद नहीं है। लेकिन डी चौक से जो कहानी शुरू हुई वो परेड ग्राउंड तक पहुंची, फिर पेशावर मोड़ तक पहुंची, फिर फातिमा जन्नत पार्क तक पहुंची, फिर तरनोल तक पहुंची, अब तरनोल से संगजानी तक पहुंच रही है और मुझे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता ये अटक के पुल के ऊपर ही जाके ये बात जो है वो ठहरेगी। लेकिन बहरहाल 8 सितंबर की जो रैली है उसके ऊपर एक खासा पुरज़ब किस्म का एक स्टैंड है कि रैली जो है वो ज़रूर होगी, एंड इट रिमेन्स टू बी सीन कि रैली कितनी इफेक्टिव जो है ये साबित होती है। अब बलूचिस्तान के ही हवाले से आज की एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि दोनों साइड्स ने, एक तरफ हुकूमत और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डेलीगेशंस ने बलोच लीडर जनाब अख्तर मेंगल साहब से, जो लीडर भी इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी प्रेजेंस भी थी नेशनल असम्बली में, जिन्होंने 3 दिन पहले वहाँ से रिज़ाइन कर दिया था जब अयाज सादिक साहब ने उन्हें बलूचिस्तान के हवाले से असम्बली के अंदर बात नहीं करने दी थी, और जो इससे पहले बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, जिनके वालिद साहब भी बलूचिस्तान के बहुत इंपॉर्टेंट लीडर रहे हैं। तो अख्तर मेंगल साहब से 2 डेलीगेशंस ने मुलाकात की है गुज़श्ता 24 घंटों में। एक तो हुकूमत की तरफ से जो PMLN का एक डेलीगेशन था उसे राना सनाउल्लाह साहब लीड कर रहे थे और भी उसमें खासे लोग थे। राना सनाउल्लाह साहब ने पार्लियामेंट्री लॉजेस में जाके अख्तर मेंगल साहब से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद इस डेलीगेशन ने एक प्रेस रिलीज़ इशू की जिसमें अखबारी नुमाइंदों को ये बताया गया कि राना सनाउल्लाह साहब ने और PMLN की हुकूमत के डेलीगेशन ने अख्तर मेंगल साहब से ये इस्तदा की है कि आपकी पार्लियामेंट में बहुत सख्त ज़रूरत है बलूचिस्तान के इशूज़ को हाईलाइट करने के लिए, हम आपकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, आपको पार्लियामेंट को छोड़ के नहीं जाना चाहिए और हम चाहते हैं कि आप पार्लियामेंट में वापस आ जाएं और अपने इस्तीफ़ा जो है उसे आप वापस ले लें। ताहम अभी तक अख्तर मेंगल साहब अपना जो रेजिग्नेशन है उसे वापस वो नहीं ले रहे। उसके बाद उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई है, उन्होंने कहा कि हुकूमत के डेलीगेशन ने यकीनी तौर पे मुझसे बात की, मुझसे मुलाकात की, मुझे कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें कन्विंस कर दिया है कि मेरी पार्लियामेंट में रहने की कोई अफादियत या ज़रूरत नहीं है, मैं कोई रोल यहाँ पर कंस्ट्रक्टर प्ले नहीं कर पा रहा। उनका कहना है कि मैं गुज़श्ता कई सालों से बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, जिस तरह से हज़ारों लोग मिसिंग हैं, जहाँ से डेड बॉडीज़ रिकवर हो रही हैं, इकनॉमिक सूरत हाल क्या है, जॉब्स की क्या सूरत हाल है, एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर की है, उसकी मैं आवाज़ जो है वो उठा रहा हूँ, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में कोई सुनता नहीं है। जहन में बात रखिए कि अख्तर मेंगल साहब के पाकिस्तान की सो कॉल्ड इस्टेब्लिशमेंट से और निज़ाम से बड़े अच्छे उनके रवाबित हैं और वो ग्रैंड स्टैंडिंग भी करते हैं। वो इस वक्त भांप चुके हैं कि जो मूवमेंट सदन बलूचिस्तान के अंदर लॉन्च हुई है, जिससे इस वक्त नौजवान लीड कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर महरंग बलोच साहिबा हैं, इन लोगों ने उनकी जो एक हैसियत है अख्तर मेंगल साहब की बलूचिस्तान की सियासत में, उसे कमज़ोर कर दिया। और अख्तर मेंगल साहब जो हैं, और अख्तर मेंगल साहब इस चीज़ से भी नाराज़ हैं कि कुछ और भी लोग उनके मुकाबले में खड़े किए हुए इस्टेब्लिशमेंट ने जो उनकी लीडरशिप को चैलेंज करते रहते हैं। तो अख्तर मेंगल साहब यहाँ पे एक अपनी लेवरेज में भी इजाफा कर रहे हैं, ग्रैंड स्टैंडिंग भी कर रहे हैं और बलूचिस्तान के मौजूदा हालात में जहाँ एक नई लीडरशिप इमर्ज हो रही है, अख्तर मेंगल साहब अपने आप को रेलेवेंट रखने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये एक बैकग्राउंड है जिसको जहन में रखना क्रिटिकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आप ये भी देखिए कि इसी दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक डेलीगेशन ने, जैसे उमर अयूब लीडर ऑफ द अपोजिशन जो हैं हिज़्ब इख्तिलाफ के, वो इसको हेड कर रहे थे। उमर अयूब साहब का जो डेलीगेशन है उसने भी इसे कहते हैं जाके मुलाकात की अख्तर मेंगल साहब से, और इस डेलीगेशन में मेरा ख्याल रऊफ हसन साहब भी थे, इसमें शायद असद कैसर साहब भी थे। इन्होंने भी उनको जाके कन्विंस करने की कोशिश की, नतीजा इसका क्लियर नहीं हुआ, लेकिन कहा इन्होंने भी उनको यही है कि आपको पार्लियामेंट में होना चाहिए। अच्छी बात यह है कि बलूचिस्तान का इशू पाकिस्तान की सियासी जमातों ने उठा लिया है और उसमें कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर होगी। अब इससे पहले कि मैं पाकिस्तानी अमेरिकन की तरफ चलूँ, एक क्विक डेवलपमेंट का जिक्र कर दूँ कि आज के दिन में
एक अदालत जो है नासिर जावेद राना साहब की अदालत जो कि 190 मिलियन पाउंड का केस सुन रही थी इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़, और जहां बुशरा बीबी की एक पिटिशन है इस केस से एक्विटल के लिए, उसकी समाअत कंप्लीट हो गई है। ये कई दिनों से लटक रही थी और अब इसका फ़ैसला महफूज कर लिया गया है और ये फ़ैसला 5 सितंबर को सुनाया जाएगा। आम तवक्को यही है कि इस फैसले में इस फैसले के अंदर जो राना साहब हैं, नासिर जावेद राना साहब जो हैं, वो बुशरा बीबी और इमरान खान को इस केस से एक्विटल कर देंगे। वैसे भी उनके नए केसेस आपको पता है कि मे 9 के हवाले से तैयार हैं, तो अभी खैर पता नहीं 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उम्मीद यही है, तवक्को यही। अब मैं आता हूँ पाकिस्तानी अमेरिकन की तरफ, जहाँ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि अगर आप देखें कि पाकिस्तान की मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि गुज़िश्ता 12-14 घंटों में पाकिस्तान के प्रिंट मीडिया, पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट किया गया है और सारी की सारी खबर जो लगाई गई है, ये लगाई गई है इस हवाले से कि अमेरिका के न्यूयॉर्क के कांग्रेसमैन जो हैं टॉम सुआजी साहब, जो 2016-17 से कांग्रेसमैन हैं, डेमोक्रेटिक हैं, फॉरेन पॉलिसी पे बड़ी एग्रेसिव पोजीशन लेते हैं, वो मुंतखब हो गए हैं एज हेड ऑफ द पाकिस्तान कॉकस, और वो पाकिस्तान US पाकिस्तान रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में अब बड़ा कलीदी रोल जो है वो प्ले करेंगे। और पाकिस्तान के एम्बेसडर रिजवान सईद साहब से उनकी फ़ोन के ऊपर बात हुई है, जहां एम्बेसडर साहब ने उनको मुबारकबाद भी दी है और उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन की बात भी की है। और इस स्टोरी के अंदर फिर ये भी है कि किस तरह से एक पाकिस्तानी सेल्फ मेड मिलियनर जो हैं तनवीर अहमद साहब, उन्होंने और मैं साथ साथ कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये सारी की सारी दिखाऊँ। ये कम से कम ये 10-15 किस्म की आपको प्रिंट न्यूज़ की हेडलाइंस भी हैं और पाकिस्तानी टेलीविज़न चैनल्स की भी हेडलाइन है, और इसे कहते हैं कि एक मीडिया ब्लास्ट करना। इस किस्म का मीडिया ब्लास्ट अमूमन जबकि मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल होते हैं, उनकी मुख्तलिफ मैनेजमेंट्स होती हैं, उनके डायरेक्टर न्यूज़ डिफरेंट होते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट डिफरेंट होते हैं, उनके इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं न्यूज़ के हवाले से, न्यूज़ एजेंडा के हवाले से। तो अगर 8 घंटे 10 घंटे में तमाम टेलीविज़न चैनल और तमाम अखबारात और तमाम वेबसाइट्स जो हैं वो एक ही किस्म की स्टोरी पब्लिश करें, और मज़े की बात यह है कि कितनी यानी अहमकाना बात है कि जो सारी स्टोरी इन्होंने कैरी की है उस सारी का मतन एक ही है, चंद अल्फाज के हेर फेर के अलावा तमाम की एक ही किस्म का मतन है कि जनाब ये कांग्रेसमैन टॉम सुआजी साहब जो है वह पाकिस्तान कॉकस को हेड कर रहे हैं। हेड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कांग्रेसमैन शीला जैक्सन की डेथ के बाद ये पोजीशन खाली थी। कांग्रेसमैन जो है वो US पाकिस्तान रिलेशनशिप के हवाले से उसको इम्प्रूव करने में, बदगुमानियाँ ख़त्म करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और पाकिस्तान के एम्बेसडर जो हैं रिजवान सईद से अभी आए हैं, सरदार मसूद साहब के चले जाने के बाद 1-2 हफ्ते हुए इनको, उन्होंने चार्ज संभाला है। तो रिजवान सईद साहब जो हैं वो इस हवाले से उन्होंने कांग्रेसमैन टॉम सुआजी से उन्होंने फ़ोन के ऊपर बात की। यानी अच्छा, अब ये इन्होंने कि मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने आपको दिखाया तो है स्क्रीन के ऊपर कि ये इन्होंने ब्लास्ट किया। ये ब्लास्ट इन्होंने इसलिए किया है कि ये कांग्रेसमैन टॉम सुआजी साहब जो हैं, टॉम सुआजी को उनकी अहमियत का और पाकिस्तान कॉकस जिसकी बिल्कुल भी अदरवाइज़ अहमियत नहीं है उसको उनको एहसास दिला रहे हैं कि आपको कितनी इंपॉर्टेंट पोजीशन जो है हमने दी है। और मैंने एक ट्वीट इसके हवाले से किया है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि कैसे ये चौधरी निज़ामुद्दीन का पूरा सिस्टम है, ये सारे अपेंडेजेस जो इस हवाले से काम कर रहे हैं। बदकिस्मती से आज पाकिस्तान के एम्बेसडर्स की भी यही सूरत हाल है, वरना कभी उनका अपना एक ग़ालिबन एक इज़्ज़त और वक़ार हुआ करता था, लेकिन आज पाकिस्तान के जितने भी डिप्लोमेट्स हैं वो 2 ख़ानदानों के ज़ाती मुलाजिम बन के रह चुके हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये एक मकसद के लिए ये पूरा ड्रामा यहाँ पे डाल रहे हैं, जो मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी, मकसद क्या है सारे के सारे मीडिया ब्लास्ट का और इसको इतना ज़्यादा प्रमोट क्यों किया जा रहा है? वो इसलिए किया जा रहा है कि यहाँ पर अच्छा इसमें कुछ डोनर्स भी हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये 2, 4, 5, 6 की डोनर्स भी हैं जो चौधरी निज़ामुद्दीन को खुश करना चाहते हैं और जब यहाँ पर वो डोनेशंस देते हैं, क्योंकि US पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो फंड रेजिंग के ऊपर चलता है, जो यहाँ का एक एक्सेप्टेड लेजिटिमेट तरीका है जिसके ज़रिए आप किसी भी कांग्रेसमैन या सेनेटर जो है उसकी जो री इलेक्शन कैंपेन होती है उसको आप स्ट्रेंथन करते हैं, तो हमेशा एक फ़ंड रेजिंग हो रही होती है। तो जो 4-5-6 पाकिस्तानी अमेरिकन्स हैं जो दर हकीकत पिंडी के अंदर अपना इन्फ्लुएंस बाय करना चाहते हैं, वो यहाँ पर भी फ़ंड रेजिंग कर रहे हैं और उन्होंने इस पूरे कॉकस के अंदर भी फ़ंड रेजिंग की हुई है और उनको अपनी जो खुशनुदी चाहिए, उनके आगे बिज़नेस इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर हैं जो कई दफ़ा लोगों को विजिबल नहीं होते, लेकिन जब भी बिजनेसमैन पैसा लगाता है तो उसके बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं। तो ये एक बड़ी वेल ऑयल्ड कैंपेन जो है गुज़िश्ता चंद हफ्तों में की गई है, जिसमें पाकिस्तान के नए जो एम्बेसडर आए हैं, बदकिस्मती से रिजवान सईद साहब वो भी इसी चीज़ के अंदर फंसे हुए हैं, जो मेरी इत्तला और इन्फॉर्मेशन है। और इसका मकसद यह है कि पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी ने कांग्रेस को जो इंगेज किया है, जिसके नतीजे में HR 901 जो है वो आई है
पाक पैक ने जो एंगेज किया है और जो उन्होंने कांग्रेशनल टीम्स को इम्प्रेस किया है, उन्हें कन्विंस किया है कि पाकिस्तान में इस वक्त जमहूरियत के क्या हालात हैं, किस तरह से इलेक्शन चोरी किया गया है, इंसानी हकूक़ पर डाका है, मीडिया की सप्रेशन है, पाकिस्तान के अंदर मिसिंग पर्सनस हैं, पाकिस्तान की अदालतों को हरासा किया जा रहा है, जज साहिबान को रेजिग्नेशन पे फोर्स किया जा रहा है। ये वो तमाम एक एंगेजमेंट है जिसके नतीजे में HR 901 जो है वो आई, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव थी, 368 वर्सेस 7। अब उसको ज़ायल करने के लिए, उसके इंप्रेशन को डाइल्यूट करने के लिए और अमेरिकन कांग्रेस के अमेरिकन कांग्रेस में बाअसर लोगों को एंगेज करने के लिए चौधरी निज़ामुद्दीन की जो ये नई स्ट्रेटजी है, जिसमें ये समझ रहे हैं कि कांग्रेसमैन टॉम स्वाज़ी जो हैं वो इनके लिए बहुत मददगार साबित हो सकेंगे। मैंने इस हवाले से एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। मैंने ट्वीट इस चीज़ में किया है कि इस चीज़ को जहन में रखिए कि चौधरी निज़ामुद्दीन कितना ही खर्चा क्यों ना कर लें और कितनी ही दावतें पाकिस्तान, हाँ ये भी है कि तनवीर अहमद साहब जो एक बहुत इन्फ्लुएंशियल, सेल्फ मेड, बड़े कामयाब, इंटेलिजेंट पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन है, जिनसे एक ज़माने में मुलाकात भी हुई थी और बड़ा खुशी हुई उनकी कामयाबी का देख के, किस तरह से उन्होंने एक बहुत कामयाबी हासिल की अमेरिका में अपने ज़ोर बाजू से, अपनी इंटेलिजेंस से। लेकिन यह है कि गुज़िश्ता चंद महीनों में देखने में यही आया है कि तनवीर भाई जो हैं उन्होंने अपना वो जो बड़ा मेंटल था एक सेल्फ मेड आदमी का, उसको छोड़ के पाकिस्तान के अफसरों की उन्होंने एक तरह से उनके साथ अपने आप को उनकी, आप कह लें कि उनको एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं या उनके इन्फ्लुएंस में आ गए हैं। तो बहरहाल ख़बरों में ये भी लिखा हुआ है कि तनवीर अहमद साहब ने दावत एक्सटेंड की है पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के बिहाफ पे टॉम स्वाज़ी साहब को पाकिस्तान जाने के लिए, और वो अब नवंबर में पाकिस्तान का विज़िट करेंगे। मैंने जो ट्वीट किया उसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है, और इसमें मैंने कांग्रेसमैन टॉम स्वाज़ी को भी मैंने उसमें टैग किया है, और उनकी टीम ज़ाहिर है उनके ट्वीट को देखेगी कि अल्टीमेटली कांग्रेसमैन टॉम स्वाज़ी का जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो अमेरिका के अंदर है। उससे पहले वो उन्होंने गवर्नर का इलेक्शन भी लड़ने की कोशिश की थी जिसमें वो कामयाब नहीं हुए, तो उनकी सारी एम्बिशन जो है अमेरिका के अंदर है, और चौधरी निज़ामुद्दीन साहब कोई एक हद से ज़्यादा उनकी मदद नहीं कर सकते। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो मैंने ट्वीट किया है उस पर आप लोग, जो मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ, उस पर बहुत ही पोलाइटली, रिस्पेक्टफुली आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें कि पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है, वो मैंने लिखी भी है। और उसके बाद पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को चाहिए कि कोशिश करें टॉम स्वाज़ी साहब से भी मिलने के लिए डेलीगेशन बना के, और उनकी टीम को भी ब्रीफ करें कि पाकिस्तान में हालात क्या हैं, ताकि चौधरी निज़ामुद्दीन की कोशिश है कि इस कॉकस को अब्यूज़ किया जाए अंडर दी गार्बेज ऑफ, अंडर दी सो कॉल्ड US पाकिस्तान रिलेशनशिप। दर हकीकत अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए इसे पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की जिम्मेदारी है कि टॉम स्वाज़ी साहब को इस तरह से इन्फॉर्म करें, उनकी टीम को इन्फॉर्म करें कि ये जो साजिश की जा रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के ख़िलाफ़, ये कामयाब ना हो सके। अब इतना ही, मैं आपको अपडेट और इन्फॉर्म इस पर करता रहूँगा। थैंक यू।